अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स का हमारी सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने शेयर्स किसको बोलते वो सीखा था, चैप्टर नंबर 2 में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का फ़र्क और वो कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जिसमें ट्रेडिंग की जाती है वो सीखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हलाल शेयर्स को कैसा आइडेंटिफाई करना। ये हलाल शेयर्स यानी कि शरिया कंप्लायंट शेयर्स, इसको बोलते क्या है, यानी कि एज ए मुस्लिम हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है हलाल शेयर्स में ट्रेड करना, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर हराम का लुक़मा हमारे पेट में आ जाएगा तो 40 दिन की इबादतें, 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती। तो इसीलिए जो है हराम से हमको बचना है, हलाल की ताकीद की गई है। तो ऑलवेज़ ट्रेड इन हलाल शेयर्स ओनली। और ये हलाल शेयर्स आइडेंटिफाई करना ये बहुत आसान है। इसके लिए मार्केट में ऐप्स है जो कि आपसे जो है 1000, 2000, 3000 रुपये भी चार्ज करते। लेकिन अगर आप ये सिंपल सी टेक्निक सीख जाओगे तो आपको जो है इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और आप खुद से जो है हलाल शेयर्स को, शरिया कंप्लायंट शेयर्स को खुद से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वही सीखने वाले हैं। हालांकि ये जो वीडियो है मैंने 2 साल पहले अपने चैनल पे अपलोड की थी, उसी वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने कुछ एडिट करके डाल दी है। क्यों बोले तो जो है सेम टॉपिक को फिर से वीडियो बनाना इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम। तो इस वीडियो पे कुछ टॉपिक्स जैसे कि डेट टू इक्विटी है, इनकम पर्जिंग के बारे में आपको पता लगेगा। तो उसके वीडियोस भी मेरे चैनल पे है, जिसकी लिंक मैं जो है आई बटन पे दे दूंगा। अगर आपका मन लगे, आपका मन चाहे, आपका दिल बोले कि वो भी वीडियोस मेरे को देखना है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के बाद उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। डेट टू इक्विटी किसको बोलते और क्यों इस्लाम में हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, और इनकम पर्जिंग यानी कि जब हमारे प्रॉफिट हो जाएगा तो उसकी पर्जिंग कैसा करना, उसकी भी वीडियोस मेरे चैनल पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने की थी। और एक डिस्क्लेमर मैं ये दे दूँ, ना तो मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, ना तो मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। तो अगर आपको जो भी स्टॉक्स इस रिकॉर्डिंग में आने वाले हैं उसमें ना तो मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड सलाह नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए आप जो है इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें, ठीक है। तो प्लीज़ इसका ख़ास ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट में 6000, 5500 से ज़्यादा शेयर्स लिस्टेड है, जिसमें से मैं समझता हूँ 1200 या 1500 शेयर्स ही हलाल है, बाकी के सारे शेयर्स हराम है। और हमारे लोगों को इतना इल्म नहीं है कि इसको कैसा फाइंड आउट करना, और कई लोग इसके लिए पैसे दे रहे हैं जो कि आपके पैसे वेस्ट होने से बच सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ उन मुस्तहिकीन तक इस वीडियो को पहुंचाइए और ये सारे कोर्स को, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स को, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को, 2 कोर्सेज को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के अपन अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आया हूँ इस्लामिक अली की वेबसाइट पे। इस्लामिक अली, सबसे पहले ये क्या चीज़ है, इस्लामिक अली एक एप्लीकेशन है जो आपको बताएगा कि हराम कौन सा स्टॉक है, हलाल कौन सा स्टॉक है। और ये तमाम जितने भी ग्लोबल मार्केट्स है, जैसा कि यूएस की मार्केट है, कनाडा की मार्केट है, सारे इसमें लिस्टेड है। लेकिन ये एक पेड एप्लीकेशन है, इंटरनेशनल ऐप है, और इसको जो है तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये साल के लगेंगे आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेना है। तो ये तो हो गई। पहले मैं इसको बहुत यूज़ करता था, लेकिन अभी बंद कर चुका हूँ क्योंकि बहुत इजी है, आपको उतने पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा सा एनालिसिस की ज़रूरत है। बस आप वो अगर सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक कौन सा हलाल है और कौन सा हराम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये फील्ड में आपको बहुत पढ़ना होगा।
बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत एजुकेशन लेते रहना पड़ेगा आपको। बिजनेसेस क्या हो रहे, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहे, कैसा ग्लोबल मार्केट इफेक्ट हो रही, कंडीशंस ग्लोबल मार्केट के क्या क्या है, बिजनेस इंडस्ट्रीज कैसा काम कर रही, और पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे है। अब मिसाल के तौर पर ये बिज़नेस बहुत सेंसिटिव है दोस्तों। मिसाल के तौर पर गलवान घाटी में, इंडिया के बॉर्डर पे गलवान घाटी पे चाइना के जवान और इंडिया के जवान में खाली बहस ही हो गई, लड़े नहीं, माराम तोड़ी नहीं हुई, खाली बहस भी हो गई, तो स्टॉक मार्केट दूसरे दिन 5%, 10%, 15% डाउन हो जाता। उतनी सेंसिटिव है मार्केट है। यूएस में कुछ पॉलिसी है जो है इंडस्ट्रीज़ को लेके या बिजनेस को लेके और कंज्यूमर को इफेक्ट कर रही, वो पॉलिसी, कुछ भी पॉलिसी आ गई तो उसका भी असर आपको जो है इंडियन स्टॉक मार्केट पे गिरता, और उसी तरह तमाम जितने भी स्टॉक मार्केट से उस पर गिरता। तो ये बहुत सेंसिटिव है, तो इसको आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा और आपको जो है पढ़ते रहना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छे से अच्छा कमा सकते, वरना आप नहीं कमा सकते। तो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कैसा आप अपडेटेड रह सकते, क्या कर सकते आगे चल के। तो इस्लामिकली जो जो वेबसाइट है उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है शरिया स्क्रीनिंग, जो मैं आपको रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ कि ये अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं जो है मोटे मोटे अंदाज में आपको बोलने की कोशिश करूँगा कि शरिया स्क्रीनिंग में क्या क्या है। सबसे पहले है वो स्टॉक्स, वो कंपनीज जिस शरिया स्क्रीनिंग आपको जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड की गई है। सबसे पहले बिजनेस सेक्टर स्क्रीनिंग, दूसरा है फाइनेंशियल रेशियो स्क्रीनिंग, तीसरा है डिविडेंड प्यूरिफिकेशन। मतलब कि आपका स्टॉक जो है 3 स्कैन्स के थ्रू गुजरेगा। पहला स्कैन है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर का मतलब क्या है, वो कंपनी जो है जिसका आप स्टॉक खरीदने वाले या ट्रेड करने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं। हाँ, और एक चीज़ बता दूं आपको कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है। ट्रेडिंग यानी कि आप तिजारत कर रहे हो उसकी, यानी कि माल ख़रीद रहे कम में और बेच रहे उसको ज़्यादा में। लेकिन इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के वास्ते आप स्टॉक को ख़रीद के रख रहे और उसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आप उसका मुनाफा सालों के बाद कमा रहे। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। तो मैं यहाँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जब भी बात करूँगा तो आपको क्लिक हो जाना कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। हाँ, तो अब हम जब भी कौन से भी स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपके स्टॉक को जो है 3 स्कैन्स में गो थ्रू करना पड़ेगा। सबसे पहले है बिजनेस सेक्टर स्क्रीनिंग, दूसरा है फाइनेंशियल रेशियो स्क्रीनिंग, तीसरा है डिविडेंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे बिजनेस सेक्टर स्क्रीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि बिजनेस सेक्टर स्क्रीनिंग का मतलब आपको नाम में मालूम हो जा रहा है कि बिजनेस सेक्टर कि जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी कारोबार किसका कर रही, कारोबार क्या कर रही। कारोबार अगर हलाल कारोबार कर रही है या वो चीज़ें बेच रही है या वो प्रोडक्ट्स बना रही है, वो सर्विसेज जो रही जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हलाल है, तो वो कंपनी आपके लिए जायज़ है। और अगर वो कंपनी हराम चीज़ों में इन्वॉल्व है, हराम एक्टिविटीज़, हराम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही, जैसा कि शराब का कारोबार है, जैसा कि सूद का कारोबार है, जैसा कि जुआ का कारोबार है, जैसा कि जो है सुअर के गोश्त का, सुअर की चर्बी बनाने का, जैसा कि गंदी पिक्चर है, पोर्नोग्राफी, जैसा कि जर्दा या सिगरेट का है, एडवर्टाइजिंग है, मीडिया है, ये सारे जितने भी कारोबार से वो अगर कंपनी उसमें इन्वॉल्व है तो आपके लिए ख़तअन हराम है। इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसा मालूम करना कि एक कंपनी किस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले है अल्कोहल। अल्कोहल में आप जाके व्यू डिटेल्स मारो तो वो कंपनीज जो अल्कोहल का किसी भी लेवल का कारोबार करती है, जैसा कि ब्रूअर्स है, डिस्टिलर्स है, डिस्टिलर्स यानी कि अल्कोहल को फिल्टर करती, वाइनरी से, पैकेजर से पैकेज करती है अल्कोहल को,
होलसेलर्स जो कंपनी शराब के बॉटलों को डंप करके रखते, ट्रांसपोर्टर्स, वो कंपनी जो शराब के कारोबार को ट्रांसपोर्ट करती यहाँ से लेके एक ए लोकेशन से बी लोकेशन तक, जो सेलर्स है जिसमें जिसके पब से बार से जिसमें शराब बेची जाती, वो ख़तअन हराम है। वो कंपनी इसमें आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, ट्रेड भी नहीं कर सकते। तो आप ये पूरा पढ़ोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको और डिटेल में पता चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज कई को हराम है भाई, सीधा सीधा सूद का कारोबार करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज यानी इन्वेस्टमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट लेंडर्स, लोन के लेंडर्स, एजेंसीज, जितने भी जो है सूद का कारोबार करते, क्या यानी कि वो बैंक्स जैसा कि अपना HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये बैंक्स जितने भी हैं, और HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी से ये सारे कंपनीज क्या करते, लोन्स देते कॉरपोरेट्स को और आम पब्लिक को, लोन्स देते और वहाँ से इंटरेस्ट कमाते। और आपको तो मालूम है सूद इस्लाम में हराम है, और जो कोई भी सूद का कारोबार करेगा, सूद का लेन देन करेगा, सूद लेगा या देगा, उसकी वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ जंग का ऐलान है, वो कुरान की आयत है। तो हमको सूद से बचना है, और इसीलिए उलमा इकराम भी वो कंपनीज को अवॉइड करने के लिए कहते हैं जो सूद का कारोबार करती और सूद में इन्वॉल्व है। हाँ, एक्सेप्शन क्या है, इस्लामिक बैंक्स, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनीज। इस्लामिक बैंक क्या करती, सूद का कारोबार नहीं करती, प्रॉफिट पे अपना मार्जिन रख के लोन्स देती, यानी कि हम तुम्हारा लोन देंगे। अगर मैं इस्लामिक बैंक की बात करूं तो इस्लामिक बैंक क्या करता है, लेंडर्स को लोन देता है, लोन देने के बाद उसको बिज़नेस के आइडियाज़ और बिज़नेस के लिए जो है इनकरेज करता है। फिर वो बिज़नेस में से जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से इस्लामिक बैंक या इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसका शेयर लेता है, तो ये आपके लिए हलाल है। ऐसी कंपनीज जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स है, वो कंपनीज आपके लिए हलाल है, आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी ले सकते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर मैं अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात बता दूँ तो आपको तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस्लामिक बैंकिंग स्टॉक्स मिलना या इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के को शेयर्स मिलना, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में नहीं है। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट की अगर बात कर ली जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर में आप जो है इन्वेस्ट अवॉइड करिए। हाँ, अगर आप मिडिल ईस्ट के मिडिल ईस्ट की स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड करना चाह रहे, या ऐसी कंट्री में जहाँ पर इस्लामिक बैंक्स का चर्चा है और वो इस्लामिक बैंकिंग पे जो है अपना कारोबार करती है, और आप रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, फिर जाकर आप स्टॉक्स उसमें आप ले सकते, वरना आप ले नहीं सकते। तो ये तो हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात। अगला है गैम्बलिंग यानी कि सीधा सीधा जुआ। वो कंपनीज जो कसिनोस चलाती, ऑनलाइन गैम्बलिंग करती और ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाती, जैसे कि जंगली रमी है। जंगली रमी क्या है, वो जंगली रमी का कुछ कंपनी का वो कंपनी है जो है ये बेटिंग का ऐप है, जिसमें आपको जो है एक दिन में आप पैसे भी कमा सकते हैं, गवा भी सकते हैं। सरासर जुआ है। ड्रीम 11 है, माई 11 सर्किल है, ये ख़तान हराम है। बेटिंग ऐप्स है। बेटिंग ऐप्स क्या करते हैं, ड्रीम 11 है, इसमें जो है आपको टीम सेलेक्ट करना है, वो टीम अगर अच्छा परफॉर्म करी तो आपको पैसे आएंगे, नहीं परफॉर्म करी तो नहीं आते। तो ये ख़तान हराम है, ये गैम्बलिंग है, सीधा सीधा जुआ है। तो ये ख़तान हराम है, इसमें भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगली है पोर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़। वो कंपनी जो सुअर का गोश्त मैन्युफैक्चर करती, डिस्ट्रीब्यूट करती, ब्रीड करती सुअरों को, उसकी पैकेजिंग करती, ज़ुबा करती, वैसे सारे कंपनीज हराम है। और खुशकिस्मती से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे कंपनीज कम है लेकिन कम है। और अगर यूएस की मार्केट ले लिए, कनाडा की मार्केट ले लिए, यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स ले लिए और एशियन के
थोड़े स्टॉक मार्केट ले लिए, जैसे शंघाई है, हैंगसेंग है, हांगकांग की है, ये सारे स्टॉक मार्केट में आपको जो है स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो पोर्क का कारोबार करते हैं, वो हराम है। ये तो हो गई पोर्क की बात। अगली है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी के ऊपर मैं वीडियो बनाया है एक, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए। पोर्नोग्राफी के ऊपर भी आप, पोर्नोग्राफी क्या है भाई, सीधी सीधी गंदी पिक्चर है, ब्लू फिल्म्स अगर आप बोल दिए तो। वो कंपनीज जो इसकी मार्केटिंग करती, इसके मैगजीन्स बनाती, इसका प्रोडक्शन करती, इसके शूट करती और ऐसे गेम्स लॉन्च करती मार्केट में जो सेक्सुअली अब्यूजिव, सेक्सुअल इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल थिंग्स को जो है इनकरेज करते, वो सारे कंपनीज आपके लिए हराम है। ठीक है, ये तो हो गई पोर्नोग्राफी की बात। अब अगली है टोबैको। टोबैको कई को हराम है भाई, थोड़े उलमा इकराम जो है टोबैको हराम है बोलते, क्योंकि जर्दा है, जर्दा जो है जानलेवा है, कैंसर इसी से होता। तो ऐसी कंपनीज जैसा कि इंडियन टोबैको कंपनी ITC है, खतरनाक हराम है, क्योंकि वो टोबैको की ग्रोइंग करती है, प्रोसेसिंग करती है, पैकिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है, सारी चीज़ें ये करती है। तो ऐसे कंपनीज जो R&D चलाते सुपर मार्केट्स में ऐसे सेल होता है, सारे कंपनी, सिगरेट के कंपनियां, सारे कंपनियां हराम है आपके लिए। अगला है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग वो कंपनी जो पोक का एडवर्टाइज करती है। अब एडवर्टाइजिंग में सारे आते हुए, इसीलिए अब कौन सी भी कॉरपोरेट जो पोर्नोग्राफी का कारोबार करती है या गैम्बलिंग का कारोबार करती है या पोर्क बेचती है, वो ख़तन अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पास कैसा जाती। तो वो एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, पोक को एडवर्टाइज करते हैं, अल्कोहल को एडवर्टाइज करते हैं, गैम्बलिंग को एडवर्टाइज करते हैं, टोबैको एडवर्टाइज करते हैं। थोड़े अल्कोहल और गैम्बलिंग और पोर्नोग्राफी जो है आपको टीवी पे और इस पे नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे, लेकिन आपको जो है साइट्स पे इसके जो है एड्स वगैरह चलाते, ख्वाह वो डिस्प्ले एड्स हो या टेक्स्ट की शक्ल में हो या वीडियोस की शक्ल में हो। तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग कंपनीज को भी हराम करार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अब मीडिया एंटरटेनमेंट यानी कि वो जो मीडिया हाउसेस है जो एंटरटेनमेंट को प्रमोट करती, जिसमें नाच गाना होता, जिसमें जो है गंदी गंदी चीज़ों को बताया जाता, जिसमें जो है अब फिल्मा है, थिएटर्स है, जिसमें जो है गंदी चीज़ों को, नाच गाने को बताया जाता, किसिंग सीन्स को बताया जाता, सेक्स सीन्स को बताया जाता। और वो न्यूज़ चैनल जो गलत खबरें फैलाती है और इससे माशरा तबाह होता है, इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलती, तो सारे चीज़ें जो है हराम है। ठीक है, तो सारे कंपनी जो ये चीज़ें, जैसा कि हमारा एंटरटेनमेंट, ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज कैश ऑन द डिफर्ड बेसिस, इसको मैं इंशाल्लाह ताला आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे इस्लाम में तिजारत तभी जायज़ है जब वो डिलीवरी की शक्ल में आपको मिले या फिज़िकल शक्ल में या सॉलिड शक्ल में मिले। तो आजकल क्या हो रहा है मालूम, कि डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सिल्वर या गोल्ड कॉइन्स आपको जो है, अब जैसा कि पेटीएम में भी आ गया है कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो, बल्कि आपको फिज़िकल फॉर्म में कुछ भी नहीं मिल रहा, ना तो सिक्का मिल रहा, ना तो कॉइन मिल रहा, ना तो कुछ गोल्ड में आपको कुछ भी मिल रहा नहीं, लेकिन आपके पैसे उसमें जा रहे, तो ये क़तअन हराम है। जब तक आपके पास फ़िज़िकल शक्ल में वो चीज़ आ जाती नहीं, तब तक उसके ऊपर आप तिजारत नहीं कर सकते इस्लाम में, और तब तक आपका कब्ज़ा नहीं रहता वो चीज़ के ऊपर, यानी कि आपने पैसे दिए, वो चीज़ टोटली आपके कब्ज़े में आ गई, तब आप उसको बेच सकते हैं। तो ये क़तअन हराम है। ये ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज कैश ऑन द डिफर्ड बेसिस, ये ऐसे सारे कंपनीज जो गोल्ड, डिजिटल सिल्वर, जिसमें आपको फ़िज़िकल फॉर्म में वो कुछ भी श्योरिटी नहीं दे रहे, तो आप वैसे चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो ट्रेड कर रहे हैं वो फ़िज़िकल फॉर्म में अपने जो कस्टमर से उसको गोल्ड देता है,
या अगर आप वो गोल्ड में वो स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको जो है गवर्नमेंट के कईयों स्कीम्स रहते हैं ऐसे जिसमें आप इन्वेस्ट करें और आपको फिजिकल शक्ल में गोल्ड मिल रहा है, तब वो आपके लिए हलाल है, तब आपके लिए जायज़ है, आप तब बिला झिझक आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये तो हो गई पहली कैटेगरी, ये तो हो गई नंबर 1 कैटेगरी। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी क्या है स्क्रीनिंग की? वो है फाइनेंशियल रेशियो स्क्रीनिंग। फाइनेंशियल रेशियो स्क्रीनिंग में दो चीज़ें हैं, यानी कि कैश कंप्लायंस और लिवरेज कंप्लायंस। कैश कंप्लायंस का मतलब है कि अब मिसाल के तौर पर कौन सी भी कंपनी, अगर आप कंपनी होती है वो अपना कारोबार चलाने के लिए, अपनी नॉर्मल फंक्शनैलिटीज़ को मेंटेन रखने के लिए बाहर से कर्जा लेती है, या कंपनी जिसके पास रिज़र्व पड़ा होता है, यानी कि प्रॉफिट्स जो आ रहा है कंपनी को, रेवेन्यू जो बन रहा है कंपनी का, वो रिज़र्व्स किसी और कंपनीज़ को देती है और उससे भी कंपनी पैसे कमाती है इंटरेस्ट की शक्ल में। इसको बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ठीक है, यानी कि या उधारी पे माल देना, ये भी अकाउंट्स रिसीवेबल्स में आता है। यानी कि किसी और जगह से कंपनी को पैसे आने होते हैं, वो सारी चीज़ें अकाउंट रिसीवेबल्स में आती है। और कंपनी का जो अकाउंट रिसीवेबल्स रहना वो लेस देन 49% रहना, यानी कि जो कंपनी अपना माल किसी को दी या उधारी पे अपना माल बेची, ये सारे चीज़ें अकाउंट रिसीवेबल में आती है। उधारी में बेची, वो कंपनी का जितना भी हिस्सा है वो 49% से कम रहना, तो वो ही कंपनी आपके लिए जायज़ है। और कंपनी के पास जो भी रिज़र्व पड़े हुआ है, ये मोटी भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँ, रिज़र्व पड़े हुआ है, वो रिज़र्व से जो इंटरेस्ट आ रहा वो 33% से कम रहना, और जितना भी इंटरेस्ट आ रहा उसको पर्जिंग करनी होती है। पर्जिंग यानी कि उसको प्यूरिफाई करना होता है, उतने % का आपको प्रॉफिट में से निकाल कर सदका करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है डेट। डेट यानी कि कर्जा। कंपनी जो कर्जा लेती है उसको ज़रूर ब ज़रूर अपने जो ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेट उसको कर्जा दी, उसको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरेस्ट हमारे इस्लाम में हराम है, तो अपने कंपनीज़, तकरीबन कंपनीज़ हमारे जितने भी कंपनीज़ लिस्टेड होती है वो कर्जा कहीं ना कहीं लेती है। तो अगर हम इस बात को पकड़कर जो है ये बात को पकड़कर हम सोचे, तो हम कौन सी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते या ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि तकरीबन हर कंपनी अपने कारोबार को चलाने के लिए बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बड़े बंदे से कर्जा लेती है। तो इसीलिए हमारे लिए फिर अगर ये बात को पकड़े तो हमारे लिए इन्वेस्ट करने का या ट्रेडिंग करने का दरवाज़ा टोटली बंद हो जाता। तो उलमा इकराम और जितने भी इस्लामिक फाइनेंस के माहिरीन हैं, वो लोग जो है ये लिमिट रखे, वो लिमिट है 33%, यानी कि 33% अगर आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है। डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कितना आपका % हिस्सा कर्ज में है मार्केट का, अगर वो 33% से लेस है तो वो कंपनी आपके लिए जायज़ है। अगर वो 33% से ज़्यादा है तो जाहिर है कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ज़्यादा रहा तो। और 33% यानी कि पाऊ, कंपनी का पाऊ से ज़्यादा हिस्सा इंटरेस्ट में है, तो वो आपके लिए हराम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक है अकाउंट्स रिसीवेबल जो कि लेस देन 49% रहना, और जो रिजर्व पड़े हुए कंपनी के पास उससे जो इंटरेस्ट आ रहा वो लास्ट 36 मंथ्स का एवरेज 33% के नीचे रहना, और डेट टू इक्विटी रेशियो 33% के नीचे रहना।
मज़ीद आपको जानना है तो डेट टू इक्विटी रेशियो किसको बोलते, अकाउंट्स रिसीवेबल किसको बोलते, कैश प्लस इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ किसको बोलते, क्या रिजर्व्स किसको बोलते, कैश डिपॉजिट किसको बोलते, ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको यूट्यूब पे इसके डेफिनेशंस मिल जाएंगे। आपको फिर भी मैं पकी पकाई बिरयानी दे रहा हूँ, आपको मज़ीद सीखना है तो आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आप जाकर यूट्यूब पे सर्च करिए और तमाम ये वीडियोस मौजूद हैं। मैं इसके ऊपर फिर से वीडियोस बनाने का कुछ भी तुक नहीं बनता, इससे वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है। अब थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा एनालिसिस करिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया सेकंड सेक्शन। पहला सेक्शन आपका मैं समअप कर दूं, बिजनेस सेक्टर अगर आपका पास होता है, ये सारे चीज़ों में आपकी कंपनी का कारोबार नहीं है जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले या ट्रेड करने वाले हैं, तो आपका पहला सेक्शन क्वालिफाई होगा। दूसरा सेक्शन ये वाला है, कैश कंप्लाइंस और लिवरेज कंप्लाइंस। अगर ये 33% के नीचे है, अकाउंट रिसीवेबल्स 49% के नीचे है, कैश प्लस इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ 33% के नीचे है, तो आपका सेकंड भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा सेक्शन है डिविडेंड एंड प्यूरिफिकेशन रेशियो। अब ये डिविडेंड क्या है भाई? डिविडेंड यानी कि हर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को जो भी वो प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा डिविडेंड के थ्रू देती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। जो है कुछ कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे, कुछ कंपनी हाफ ईयरली बेसिस पे, कुछ कंपनी ईयरली बेसिस पे डिविडेंड देती है। हाँ, तो डिविडेंड जब आता है ना, तो थोड़े कंपनीज पे जो खर्चा रहता है तो उसको प्यूरिफाई करना होता है। तो उसके कुछ फार्मूलेस हमारे इस्लामिक फाइनेंस के जो माहिरीन हैं वो हमको दिए हैं। वो फार्मूलेस के थ्रू हम जो है उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो ये फार्मूलेस अगर मैं बताने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करूंगा, वो वीडियो आप देखिए। इंशाल्लाह ताला हमारे अज़हर भाई ने अच्छे से उसको समझाया है। अगर मैं आपको फिर से समझाऊंगा तो फिर वो मेरा टाइम वेस्ट और उनकी मेहनत पे भी पानी फिर जाएगा। तो वीडियो आप ज़रूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और जो है वो वीडियो बेहतरीन है। आप वो डिविडेंड एंड पर्जिंग, इनकम पर्जिंग भी बोलते हैं उसको, तो वो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है 3 सेक्शंस जिसकी वजह से आपकी जिसके थ्रू आप अपने स्टॉक्स की स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद जब आप स्क्रीनिंग हो जाएंगी तो तब आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो स्टॉक हराम है या हलाल है। अब इसको प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जैसा कि अब मिसाल के तौर पर कईयों वेबसाइट्स है जिसमें आपको फर्स्ट तो मालूम हो जाएगा कि कंपनी करती क्या है। अब मिसाल के तौर पर है screener.in। अगर मैं screener.in मारा तो ये कंपनी, अब मिसाल के तौर पर कौन सी भी कंपनी में मारा जिसके स्टॉक्स आपको अवेलेबल है, स्टॉक्स के आपको डिटेल्स मारना है कितने स्टॉक्स लिस्टेड है, तो NSE की वेबसाइट में आप जाना। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE इंडिया ये समंदर है, इसमें जितने भी स्टॉक लिस्टेड है आपको पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जितने स्टॉक्स लिस्टेड है, बजाज फाइनेंस आपको जैसा ही बजाज फाइनेंस का नाम सुनते फाइनेंस है ये हराम है ऐसा। ITC इंडियन टोबैको कंपनी, ये भी हराम है। तो आपको जो है अब मिसाल के तौर पर बजाज फाइनेंस है, BAGAFINAN, बजाज फिनसर्व मारा हुआ है, तो ये हराम कंपनी है। क्योंकि बजाज फिनसर्व लिमिटेड इज़ द होल्डिंग कंपनी फॉर वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस अंडर द बजाज ग्रुप। इट सर्व्स मिलियंस ऑफ कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग सोल्यूशन फॉर एसेट एक्विजिशन थ्रू फाइनेंसिंग, एसेट प्रोटेक्शन थ्रू जनरल इंश्योरेंस, फैमिली एंड इनकम प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट एंड सेविंग इंश्योरेंस। ये फाइनेंस कंपनी है, इसीलिए हमारे लिए हराम है। अब HDFC अब ले लो, HDFC मैं सर्च कर रहा हूँ, आपको पहली लाइन में पता चल जाएगा। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HDFC फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
हराम है, क्योंकि सूद का कारोबार करती है। ICICI ले लो आप, ICICI, ठीक है, ICICI ले लो। ICICI में ICICI बैंक इज़ द लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक इन द इंडिया ऑफरिंग ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू रिटेल SME एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स, ठीक है। ये भी आपके लिए हराम है, इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो पहला आपको अब जैसा परसों मैंने स्टॉक लिया वो है NBCC, आपको वीडियो भी डाला मैं, परसों NBCC में ट्रेड लिया। NBCC कई को हलाल है भाई। NBCC क्या करती है? NBCC इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्ना एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। द कॉपरेट्स इन 3 मेजर सेगमेंट्स: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट आपके लिए हलाल है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है। ये तो होगा। और एक ले लो एशियन पेंट्स, ये लास्ट कंपनी है। बिजनेस सेक्टर कैसा मालूम करना, एक ही आपको लाइन में आपको मालूम हो जाएगा। ना सिर्फ screener.com है, कईयों वेबसाइट से, जैसे कि मनी कंट्रोल है, जैसे कि investing.com है, जैसे कि स्टॉकेज है। ये सारे वेबसाइट्स पे आपको इंफॉर्मेशन कंपनी की एक लाइन में मिल जाएगी। एशियन पेंट्स इज़ द लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी इन इंडिया। द 80+ year-old company has major brands like Asian Paints, Berger, APCO under its umbrella. Company is into wall paints, wall coverings, waterproofings, texture paintings, wall stickers. Yes, ये पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ। तो हो गया पहला मरहला, जो अगर ये क्वालिफाई हो गई तो सेकंड थिंग है आपको देखना है डेट टू इक्विटी। अब डेट टू इक्विटी किसको बोलते हैं? सिंपल है गाइस, डेट यानी कि कर्जा, इक्विटी यानी कि शेयर्स। जितने भी अमाउंट ऑफ शेयर्स मार्केट में मौजूद है और उसका कितना % कंपनी को कर्जा है दूसरों को देने का, तो वो हमारा पैरामीटर क्या था कि अगर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, इस्लामिक शरिया लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर वो डेट टू इक्विटी 33% के नीचे है तो हमें वो स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए जायज़ है, यानी कि हलाल है, हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 33% के ऊपर है तो इट इज़ स्ट्रिक्टली इम्परमिसेबल, यू कांट इन्वेस्ट इन दैट। तो डेट टू इक्विटी देखने के लिए आप जो है कौन से भी वेबसाइट में जा सकते। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है आपको। स्टॉकेज में अगर आप गए, स्टॉकेज में एशियन पेंट्स में मारा, फंडामेंटल्स में, रेशियोज़ में, सॉल्वेंसी रेशियोज़ में, टोटल डेट टू इक्विटी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। टोटल डेट टू इक्विटी है 0.06 का, यानी कि 6% का डेट टू इक्विटी है। कुछ वेबसाइट्स डायरेक्टली परसेंटेज में रखती, कुछ वेबसाइट्स डेसिमल में रखते। तो 0.06 यानी कि 6% का डेट है। और अगर आप वैल्यू में देखेंगे तो 972 करोड़ कंपनी को देना है किसी और को, तो 6% का डेट है। यहाँ पर 6% का कंपनी को डेट है। हमारा पैरामीटर क्या था? 33% था। 33%, 6 इज़ लेस देन 33। सो ये हमारे लिए डेट टू इक्विटी के पैरामीटर से ये हमारे लिए जायज़ हो गई कंपनी। तो अब सवाल है इसकी पर्जिंग कैसा करना। पर्जिंग यानी कि जो हम इसमें कमाएंगे तो उसमें से थोड़ा तो इंटरेस्ट तो आएगा, देना पड़ेगा ना कंपनी को, क्योंकि 6% का कंपनी को कर्जा है, तो हम उसकी पर्जिंग करेंगे। पर्जिंग यानी कि जितना भी इनकम हम कमाएंगे उसको जो है, जितना भी प्रॉफिट हम कमाएंगे उसको 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना भी वो अमाउंट आएगा हम उसको सदका कर देंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर बहुत सिंपल है। अगर मिसाल के तौर पर ये कंपनी एशियन पेंट्स का अब शेयर कितना चल रहा, एशियन पेंट्स का शेयर चल रहा है, अभी प्राइस देखा तो 3193 पे। 3193 पे मैंने कुछ 10 शेयर ख़रीदा और इसके ऊपर मेरे को मिसाल के तौर पर मुनाफा आया 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ अगर मुनाफा आता है तो मैं वो 1000 रुपीज़ को 0.06 से कैलकुलेट करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा इनटू 0.06,
तो जो भी अमाउंट आएगा इतना अमाउंट मैं इंशाल्लाह ताला उसको सदका कर दूंगा। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ है अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स में अगर वो इनकम जो नाजायज़ तरीक़ों से आई कंपनी को, वो अगर 49% से कम है तो हमारे लिए वो जायज़ है। अब मिसाल के तौर पर कंपनी के पास कुछ कैश पड़े हुआ है, कैश रिजर्व्स में पड़े हुआ है, तो कंपनी क्या है दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दी, नाजायज़ तरीक़ों में इन्वेस्ट करी, या कंपनी किसी और को दे दी, और वो बंदा या वो कंपनी ये कंपनी को इंटरेस्ट दे रही, तो वो भी हराम है ना भाई, तो उसको भी हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको जो है अदर इनकम में आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कंपनी कितना कमी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम में 485 करोड़ बोल के आया, लेकिन यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट है 161 करोड़, ये ईयर ऑन ईयर है। हमको देखना है जो है क्वार्टरली बेसिस पे, तो बेहतर है स्क्रीनर पे आ जाओ आप। स्क्रीनर पे अगर आए आप तो अदर इनकम में ये देखिए अदर इनकम यहाँ पर है। यहाँ पर अदर इनकम को मैं एक्सपैंड करता हूँ तो इंटरेस्ट बोल के यहाँ पर आया। इंटरेस्ट में 46 करोड़ की कमाई, 46 करोड़, ये 46 यानी करोड़ में है, 46 करोड़ की कमाई कंपनी को जो है इंटरेस्ट से कंपनी कमाई 46 करोड़ रुपीस। तो हमको 46 करोड़ रुपीस जितने भी शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में उससे डिवाइड करना है। उससे डिवाइड करें तो जो भी वैल्यू आएगा वो भी हमको सदका करना पड़ेगा। तो और हम देखेंगे ये बोल के नहीं, या कंपनी कुछ ऐसे चीज़ों में, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करी हो जो कि हराम है। मिसाल के तौर पर वो कहाँ मालूम होंगी, फिक्स्ड एसेट्स में मालूम होंगी। अगर आप जाएंगे नीचे तो रिजर्व्स में कुछ भी नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स, ये देखिए फिक्स्ड एसेट्स अगर आप खोलेंगे तो फिक्स्ड एसेट में अगर ऐसी यहाँ पर इन्वेस्ट कर दी जो कि हराम है, यानी कि कंपनी अपना पैसा ऐसी कंपनी को देती जो कि अल्कोहल बनाती, या जो कि पॉर्न इंडस्ट्री को प्रमोट करती, या कंपनी ऐसे इदारों को दे दी जो है फाइनेंस का काम करती, तो वो पैसे भी, वो अमाउंट ऑफ इनकम भी हमको पर्च करना पड़ेगा। यानी कि पूरी हमारे प्रॉफिट को उस कमाई से प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसा नहीं मिला, ये भी हलाल है, ये सारी चीज़ें हलाल है, लेकिन इंटरेस्ट जो है हराम है। 46 करोड़ की इंटरेस्ट जो है हम ये क्वार्टरली बेसिस पे देख रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पे आप पर्च कर सकते हैं, ईयरली बेसिस पे फिगर हाई होगा, तो क्वार्टरली बेसिस पे आप पर्च करिए। तो 46 करोड़ डिवाइडेड भी हमको क्या करना है, कितने मार्केट में शेयर्स इसके अवेलेबल है। अगर एशियन पेंट्स के अगर गूगल पे जाके आप टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग मारोगे तो आपको एक फिगर आएगा। कितना फिगर है, 958, 596, 962 शेयर्स अवेलेबल है। यानी कि यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 95 करोड़ 85 लैक्स 96,962 शेयर्स अवेलेबल है। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो भी आपको पर्च करना पड़ेगा, यानी कि वो भी आपको अपने प्रॉफिट में से निकालना होगा। मिसाल के तौर पर ये मैं ले लिया, कॉपी करता हूँ, कैलकुलेटर में जाता हूँ। कैलकुलेटर में जाने के बाद जो है 46 इसको पेश करता हूँ, डिवाइडेड बाय 46 करोड़, नहीं सॉरी गलत आया वैल्यू, पहले 46 करोड़ यूनिट्स 10 लैक्स करोड़, चलो अब सही है।
डिवाइडेड बाई ये वाले, तो मेरे को 0.47 आया। 0.47 यानी कि जो है 8 आने मेरे को जो है, यानी कि 8 आने मेरे को इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यानी कि 60.05 रुपीज़ मुझको सदक़े में देना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो बाकी का 1000 रुपये में से 60.05 यानी कि 939.5 रुपीज़ मेरे लिए हलाल और जायज़ है। तो इस तरह पर्जिंग होती है। और रही बात डिविडेंड की, डिविडेंड प्यूरिफिकेशन, डिविडेंड ये तभी आपको क्वालिफाई होगा जब आपको जो है डिविडेंड कंपनी से आएगा। डिविडेंड यानी कि कंपनी ऐलान करती है बाज़ाब्ता 1 महीना पहले, 2 हफ्ते पहले कि हम डिविडेंड दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और कुछ परसेंटेज ऑफ बुक वैल्यू का, हर शेयर की बुक वैल्यू होती है, वो बुक वैल्यू पे कुछ परसेंटेज कंपनी डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू आप मारो मालूम हो जाएगा, डिविडेंड आप मारो मालूम हो जाएगा। तो वो डिविडेंड भी हमको कुछ फार्मूलेस होते हैं, उसको भी पर्च करके हम डिविडेंड जितना आ रहा वो रख ले सकते हैं, बाकी का हमको सदका करना पड़ेगा। ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। डिविडेंड जब कंपनी दी जब भी ये अप्लाई होता है, बाकी के ये सारे चीज़ें तो मैंने आपको कवर कर दिया। दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप जो है कैसा हलाल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना जान चुके होंगे अभी तक। अगर फिर भी नहीं जान चुके हैं तो वीडियो को फिर से एक बार देखें, दोबारा देखें, तिबारा देखें। और फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पूरा आपका है, आप कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करिएगा, वहाँ पर मैं आपको जवाब दे दूँगा। अगर जवाब समझ में नहीं आया तो आपके लिए एक वीडियो भी अपन बना देंगे। अपना मकसद उम्मत को उठाना है, उम्मत को माशी एतबार से उठाना है। तो प्लीज़ आप अपने क्या बोलते खूब मेहनत करिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको अपने मेहनत के बदले अजर ज़रूर देगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।